व्हाट इफ मैं आपसे कहूँ कि एक विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया में आपकी इनकम आज से कई गुना ज्यादा हो सकती है। एक रिसेंट एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2047 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2 लाख से बढ़कर 14.9 लाख हो सकती है। मतलब आप 15 लाख मान लीजिए। ये एक ड्रीम है जिसे सर्च करने के लिए इंडिया 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनने के अपने सबसे बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस ड्रीम के साथ एक कड़वी सच्ची भी जुड़ा हुआ है जिसका डिस्कशन बहुत कम होता है। पहला सच तो यह है कि 14.9 लाख की इनकम नॉमिनल होगी, यानी इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। अगर 5% इन्फ्लेशन रेट माने जो पिछले 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन है तो 2047 में 14.9 लाख की असली वैल्यू आज के 5 लाख के बराबर होगी। दूसरा और इससे भी बड़ा सच तो यह है कि फ्यूचर में आप रिच बनेंगे या नहीं ये शायद आपका काम के साथ साथ आपकी स्टेट भी डिसाइड करेगी। बेसिकली ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप दिल्ली में रहते हैं या फिर बिहार में। आइए डेटा की हेल्प से समझते हैं कि विकसित भारत का ड्रीम हर इंडियन के लिए एक्चुअली क्या मीनिंग रखता है और क्यों आपकी स्टेट का पिन कोड आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी लिख सकता है। ये वो स्टोरी है जो जीडीपी के बड़े बड़े नंबर्स के शोर में अक्सर खो जाती है। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। कई रिपोर्ट्स और आईएमएफ के डेटा के मुताबिक इंडिया दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ये एक बड़ी अचीवमेंट तो है। हमारे देश का टोटल इकोनॉमिक साइज यानी जीडीपी $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। लेकिन जब हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये एक कलेक्टिव पिक्चर होती है। रियल क्वेश्चन ये है कि इस ह्यूज इकोनॉमी का एक कॉमन इंडियन की पॉकेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यही पर कैपिटा इनकम का रोल आता है। ये देश की टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर निकाला गया एक एवरेज फिगर है जो ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान एक साल में कितना कमाता है। तो आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? एज पर सम रिपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में इंडिया की एवरेज एनुअल इनकम लगभग 2.5 लाख एस्टिमेट की गई है। ये मैं रुपीस में बता रहा हूँ। अब इसे उस ड्रीम के सामने रखिए। एसबीआई रिपोर्ट 2047 तक पर कैपिटा इनकम 14.9 लाख होने का प्रोजेक्शन देती है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया ये नॉमिनल फिगर है। असली वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आज के 5 लाख के करीब होगी। यानी रियल ग्रोथ 7 गुना नहीं सिर्फ 2.5 गुना होगा। एक डेवलप कंट्री होने का मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक हाई इनकम या फिर डेवलप कंट्री वो है जहाँ पर कैपिटा एनुअल इनकम 13,935 यानी $13,935 से ज्यादा हो। अगर हम इसे आज के इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 12 से 13 लाख रुपए सालाना होता है। तो जर्नी बिल्कुल क्लियर है। हमें अपनी एवरेज रियल इनकम को लगभग 2.5 लाख से बढ़ाकर 12 से 13 लाख तक ले जाना है। यही विकसित भारत 2047 का ड्रीम का असली मैथ्स है। ये एक लंबी और डिफिकल्ट जर्नी तो है लेकिन देश की 6 to 7% की डेवलपमेंट रेट इसे पॉसिबल बना सकती है। मगर ये एवरेज फिगर एक इनकम्प्लीट पिक्चर को दिखाता है। असली स्टोरी तो तब सामने आती है जब हम इस एवरेज के पर्दे को हटाकर इंडिया के स्टेट्स को देखते हैं। अब उस कॉन्ट्रडिक्शन पर आते हैं जिसका मेंशन मैंने स्टार्टिंग में किया था। इंडिया एक देश तो जरूर है लेकिन इकोनॉमिकली ये अलग अलग इकोनॉमीज का एक ग्रुप जैसा दिखता है। देश की एवरेज इनकम जो लगभग 2.5 लाख है एक बहुत बड़ी रियलिटी को छुपाती है और वो ये है कि स्टेट्स के बीच इनकम का जमीन आसमान का फर्क। चलिए डेटा से समझते हैं। एक तरफ तेलंगाना और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में एवरेज पर कैपिटा इनकम 3.5 लाख और 3.3 लाख के करीब है। गोवा में ये फिगर 4.9 लाख रुपीस और दिल्ली में एवरेज इनकम करीब 4.6 लाख रुपीस है। ये वो स्टेट्स है जो नेशनल एवरेज से बहुत आगे है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए। दूसरी तरफ बिहार है जहाँ एवरेज सालाना इनकम बहुत कम है। पहले उत्तर प्रदेश को देखते हैं जो देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली स्टेट है। यहाँ ये फिगर लगभग 1.4 लाख रुपीस है। झारखंड में भी ये 1.1 लाख रुपीस है और इस रेस में बिहार सबसे पीछे है जहां पर कैपिटा इनकम सिर्फ 68,828 रुपीस यानी 68,828 रुपए एक बिहारी पर ईयर कमाता है। एक पल रुककर इस डिफरेंस को समझिए। एक ही देश के 2 सिटीजन्स, एक दिल्ली में और एक बिहार में, और उनकी एवरेज इनकम में लगभग 6 से 7 गुना फर्क है। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये लोगों की लाइफ की रियलिटी है, उनकी अपॉर्चुनिटीज और उनके फ्यूचर की कहानी है। इसी डिस्पैरिटी को एसबीआई की रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया है जिसके मुताबिक सिर्फ 5 स्टेट्स महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और राजस्थान और वेस्ट बंगाल देश के 48% इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। अब सोचिए जब इंडिया डेवलप्ड बनेगा और हमारी नेशनल एवरेज इनकम 12 से 13 लाख हो जाएगी तब क्या होगा? क्या ये गैप फिल हो जाएगा या फिर ये गैप और ज्यादा डीप हो जाएगा? अगर करंट ग्रोथ ट्रेंड्स कंटिन्यू रहे तो एक वरिंग पिक्चर सामने आती है। हो सकता है कि हाँ डेवलप इंडिया में दिल्ली में या फिर कर्नाटका में कोई रहता है तो वो सालाना 25 से 30 लाख रुपए कमा सकता है डेवलप्ड इंडिया में। जबकि दूसरी साइड अगर देखोगे बिहार हो गया या फिर यूपी हो गया, ऐसे जगहों के सिटीजन तब भी शायद
4 से 5 लाख रुपए पर ही स्ट्रगल कर रहा होगा, उस सिचुएशन में 12 से 13 लाख का नेशनल एवरेज एक अधूरा सच बनकर रह जाएगा। ये दिखाता है कि आप रिच बनेंगे या अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में पैदा हुए हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। यही वो रियलिटी है जो नेशनल डेवलपमेंट के बड़े बड़े क्लेम्स के बीच अक्सर खो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक ही देश में, एक ही गवर्नमेंट और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इनकम का ये जमीन आसमान का डिफरेंस आखिर है क्यों? इसका रीजंस काफी डीप है। पहला सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रीज और अच्छी जॉब्स का कुछ ही जगहों पर कॉन्सेंट्रेट हो जाना। आजादी के बाद से ही ज्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कुछ खास एरियाज में ही हुआ। जिन स्टेट्स के पास मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर जैसे बड़े शहर हैं, या फिर ऐसे स्टेट्स जिनके पास सी एक्सेस हो, मतलब पोर्ट्स की सुविधा हो, ऐसे स्टेट्स ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। आईटी रेवोल्यूशन हो गया, सर्विस सेक्टर बूम हो गया और मैन्युफैक्चरिंग हब्स, ये सब कुछ ही स्टेट्स में सेंटर्ड हो गया। इसी वजह से इन स्टेट्स पर हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट हुई और इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। दूसरा रीजन यह है कि गवर्नमेंट्स और पॉलिसीज, जिन स्टेट्स ने बिजनेस के लिए बेटर एनवायरनमेंट बनाया, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसीज मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपनाई और रोड्स और 24 घंटे बिजली जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ऐसे स्टेट्स नेचुरली आगे निकल गए। वही जिन स्टेट्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेड टैपिज्म और वीक लॉ एंड ऑर्डर रही, ऐसे स्टेट्स इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की रेस में काफी पीछे रह गए। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एजुकेशन और स्किल्स। केरला, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने डिकेड्स पहले से एजुकेशन और हेल्थ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ एक हाई स्किल्ड, हेल्थी और वर्कफोर्स तैयार हुआ जो आज के इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा कर सकती है। इसके ऑपोजिट जिन स्टेट्स में एजुकेशन का लेवल कमजोर रहा, वहाँ के यूथ कम सैलरी वाली जॉब्स तक ही लिमिटेड रह गए। ये गैप एक दिन में नहीं बना है, बल्कि डिकेड्स की अनइक्वल डेवलपमेंट पॉलिसीज और अपॉर्चुनिटीज का रिजल्ट है। अगर आप बिहार या फिर यूपी जैसे स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आपको सुनकर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो बुरा मत मानिए, अभी भी थोड़ा सा हो बाकी है। गुड न्यूज ये है कि इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इसे ब्रिज करने की कोशिशें भी हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि इस गैप को कैसे भरा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेवलपमेंट को छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचाना। अब डेवलपमेंट को सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों से निकलकर बैकवर्ड स्टेट्स तक ले जाना होगा। गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम्स इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है जो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है। दूसरा सोल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट। जब तक बैकवर्ड स्टेट्स में अच्छी रोड्स, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और फास्ट इंटरनेट नहीं होगा, तब तक कोई भी बड़ी कंपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से हेजिटेट करेंगी। गवर्नमेंट की पीएम गतिशक्ति जैसी स्कीम्स इसी गोल को अचीव करने के लिए बनाई गई है ताकि पूरे देश में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तीसरा सोल्यूशन है इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन। एसबीआई रिपोर्ट कहती है कि 2047 तक टैक्स फाइल करने वालों का नंबर 7 करोड़ से बढ़कर 48.2 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि देश की 85% से ज्यादा टैक्सेबल वर्कफोर्स टैक्स सिस्टम में आ जाएगा, जो 2023 के रिपोर्ट्स में सिर्फ 22.4% थी। ये फॉर्मलाइजेशन और एमएसएमईज को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने में मदद करेंगी। और चौथा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट। बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स को अपनी एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सर्विस में रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने होंगे। जब इन स्टेट्स के यूथ स्किल्ड और एजुकेटेड होंगे तो वे न केवल अपने स्टेट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे, बल्कि देश और दुनिया में कहीं भी अच्छी जॉब्स पा सकेंगे। डेवलप्ड इंडिया का सपना तभी सच होगा जब डेवलपमेंट की ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुके, ना सिर्फ कुछ चुने हुए जंक्शंस पर। तो विकसित भारत में आपकी कितनी इनकम होगी, जैसे कि मैंने कहा, इसका कोई स्टेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। आप रिपोर्ट्स में पढ़ लीजिए, 15 लाख हो गया, 14 लाख हो गया, 16 लाख हो गया, 17 लाख, तो कुछ भी फिगर आ सकता है। और हेडलाइन फिगर जो मैंने कहा यहाँ पर 14.9 लाख, ये तो है ही, लेकिन इन्फ्लेशन नाम की कोई चिड़िया भी होती है। इन्फ्लेशन के बाद इसकी असली वैल्यू काफी कम हो जाती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, ये नेशनल एवरेज आपके रियल अर्निंग की गारंटी नहीं देता है। आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड करेगी क्या हम एक कंट्री के रूप में इस रीजनल इनइक्वालिटी के चैलेंजेस से डील कर पाते हैं। विकसित भारत का ड्रीम सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स या फिर बुलेट ट्रेन्स और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का नहीं है। इसका रियल मतलब है कि देश के हर कोने में बैठे हर सिटीजन को प्रोग्रेस करने और इक्वल चांस मिले। अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी अपनी स्टेट को इकोनॉमिकली आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप क्या होना चाहिए? क्या ये बेटर एजुकेशन है, या फिर ज्यादा इंडस्ट्रीज है, या बेटर गवर्नेंस? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।